अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब से पराजय हाथ लगी, अब उसको कवर अप करने की तैयारी चल रही है। तो पीडीए की काट क्या बीजेपी ने खोज ली है? इन दिनों आप मुख्यमंत्री के पब्लिक स्टेटमेंट और विभिन्न जनपदों में उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो उसमें जो उनकी स्पीच है उसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उससे प्रतीत होता है कि बीजेपी की भविष्य की राजनीति और मुद्दे किधर जाने वाले हैं और इन मुद्दों का निहितार्थ क्या है। और मुख्यमंत्री की इस आक्रामक भाषा शैली जिसमें हिंदुत्व पर बड़ा फोकस है और विपक्षी पर बड़ा करारा वार है, क्या ये काम करेगा या फिर पीडीए भारी पड़ेगा आने वाले चुनाव में? बहनों भाइयों, जब उपचुनाव अभी दूर हो और अभी ये पता ना हो कि ये उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर कब होंगे, 4 अक्टूबर तक तो नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। अब 4 अक्टूबर के बाद जब अनाउंसमेंट होगा तो मान के चलिए कि नवंबर सेकेंड वीक के आसपास चुनाव संभावित है। अभी हम चल रहे हैं अगस्त में, चुनाव को तकरीबन 2-2.5 महीने मान के चलिए, इससे पहले नहीं होगा। अब अचानक कोई फैसला आयोग ले ले तो नहीं, लेकिन जो सामान्य समझ मेरी कहती है वो नवंबर सेकेंड थर्ड वीक के आसपास चुनाव होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन दिनों बीजेपी उपचुनाव के पहले एक बड़ी पिच तैयार कर रही है और ये पिच खतरनाक बाउंसर वाली है। बाउंसर किस बात का है? इस पिच में कई चीज़ें मिलाई गई हैं। आप इन दिनों 5-6 स्टेटमेंट मुख्यमंत्री को उठाकर देखें, विशेष तौर पर जो उनकी स्पीच है उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें आपको हिंदुत्व मिलेगा, जिसमें एक उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था जिस पर हमने परिचर्चा भी की थी, बटेंगे तो कटेंगे। उसके पहले उन्होंने बांग्लादेश वाला जिक्र किया था कि बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अब उन्होंने 3-4 चीज़ें खोजी। आज उन्होंने जैसे कानपुर में कहा कि ये सब जिन्ना प्रेमी लोग हैं और इनको जिन्ना से प्रेम है। इसके पहले वो बजरंगबली और अली वाला भी चुनाव के दौरान बोले थे। जिन्ना की अपने कब्र से वापस आ गए हैं। फिर क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया है। अब उपचुनाव में भी जिन्ना चलेंगे। आज तो मुख्यमंत्री की स्पीच से यही लगा। और घेरा किसको उन्होंने? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। और समाजवादी पार्टी पर उनका आक्रमण मतलब और भी धारदार हो गया है। अब जैसे कन्नौज की घटना के आरोपी नवाब सिंह यादव को वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड है, नवाब ब्रांड की पॉलिटिक्स करती है। एक नवाब वो वाले हैं, एक नवाब आम भी है मलिहाबाद का, मंडी परिषद वाले बेचते हैं उसको। नवाब ब्रांड बड़ा मशहूर आम है, लेकिन मुख्यमंत्री बताते हैं वो नवाब वो वाला है, कन्नौज वाला, जो रेप के आरोप में गिरफ्तार है। तो एक ये मुद्दा हो गया। तीसरा, उन्होंने आज एक और बात कही कि लाल टोपी जो है वो बड़े ख़तरनाक गुंडों का जमावड़ा है और लाल टोपी को वो ख़तरनाक लोग मानते हैं और कहा इनके कारनामे जो हैं बड़े काले हैं। मुख्यमंत्री हिंदुत्व की राह पर और सर्व समाज जो हिंदुओं का है उसको एक करके एक साथ लाने में, ताकि वोट का बंटवारा ना हो, और समाजवादी पार्टी को करप्ट, महिला विरोधी, गुंडों की पार्टी, जिन्ना का समर्थक, ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश हो रही है। और स्पेशली आज लाल टोपी पर वो बड़े आक्रामक रहे। तो लाल टोपी से वो बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने कहा कि ये जो है लाल टोपी के कारनामे बड़े काले हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? और अचानक से इस आई आक्रामकता के पीछे का कारण क्या है? क्या बीजेपी अपने चुनावी पैटर्न को बदलना चाहती है? लेकिन एक चीज़ और देखेंगे आप, जब ये सब कर ही रहे हैं तो वो रोजगार भी बांट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी बांट रहे हैं, नियुक्तियां भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं। यानी उनका कहना है कि इंफ्रा ले लो, रोजगार ले लो, और ये भी है, हिंदुत्व है और समाजवादी पार्टी का ये इशूज़ भी है। यहाँ मुकाबला बीजेपी का समाजवादी पार्टी से ही है। यहाँ मुकाबले में कांग्रेस और दूसरे दल ये साइड प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं, कैरेक्टर रोल में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों में है। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी वो आक्रामकता नहीं दिखा रही है जो बीजेपी को मुकाबला करने वाली हो।
अब इसके दो निहितार्थ हो सकते हैं बहनों भाइयों। या तो अभी चुनाव नहीं है और समाजवादी पार्टी अपनी ऊर्जा को बचाए रखना चाहती है, या वो अपने पीडीए के संकल्प से हटना नहीं चाहते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा तो बीजेपी को गेन मिल सकता है। एक ये भी कारण हो सकता है। और तीसरा ये कि जब चुनाव आएगा तो निपट लेंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यूपी की राजनीति में मुद्दों में एक बिहेवियरल चेंज आता दिख रहा है। ये चेंज तब आगे बढ़ सकता है जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक के दल इस मुद्दे को पीडीए वाले को दोबारा से रेज करेंगे। राहुल गांधी आए पिछले दिनों, आपने देखा होगा प्रयागराज में, और उन्होंने जातिगत जनगणना और इस विषय की मांग की कि 50% की रिजर्वेशन की सीलिंग को तोड़ दिया जाए और वो उससे अधिक देना चाहते हैं। मुद्दा उन्होंने बना रखा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी लाइन चेंज करके कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश है। क्या अपोजिशन इसे समझ पा रहा है? समय रहते क्या उसके पास काट है? उसका पीडीए क्या इन्हें जवाब देगा, या फिर हिंदुत्व का मुद्दा ज़्यादा धारदार तरीके से इस बार काम करने वाला है? आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है चिंता की आत्मा घुस गई है। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। इनकी सारी की सारी खेती हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पर जाकर टिक जाती है, मंदिर मस्जिद पर जाकर टिक जाती है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा बहुत बुरी तरह घबरा गई है और घबरा करके फिर वही हरकतें कर रही है जो पिछले 100 साल से आरएसएस करता रहा है। भाजपा के सारे नेता और आरएसएस के सारे नेता हिंदू मुसलमान करने में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रदेश में नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करती है, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास हो रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमजीद अहमद यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, आसिम वकार के दोस्त भी हैं। आज उन्हें भी हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है। खुद आसिम वकार साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं और मतीन खान के मित्र भी हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बीजेपी लीडरशिप से मेरा तात्पर्य मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट से है, इन दिनों वो हिंदुत्व के पिच पे बड़े आक्रामक हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद से आप लोगों ने अपने आचार विचार और कार्यशैली, मुद्दों, इन सब में परिवर्तन कर लिया है? ब्रजेश जी, जहाँ तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बात है तो वो शुरू से ही हिंदुत्व के आइकान माने जाते हैं और मेरे ख्याल से हिंदुत्व जिसे आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक जीवन शैली है और सनातन जिस धर्म की हम बात करते हैं वो सबसे प्राचीन है, सबको लेकर चलने वाला है। जहाँ तक उनकी बात बांग्लादेश के संबंध में आई है तो वो उन्होंने उन लोगों के लिए कही है कि जो लोगों के मुंह पे दही जमा हुआ है, वहाँ इतना कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का, एक भी राजनीतिक दल सामने नहीं आ रहा, एक भी लोग इस तरह के सामने नहीं आ रहे जो छोटी छोटी बातों पर सामने आने लगते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता बैठे जिन्होंने कहा था हमें 15 मिनट दे दो, हम हिंदुओं को साफ कर देंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी का इशारा यही है कि भाई एक साथ रहे, एक जीवन शैली में रहे, माने ये हमारा देश है और इस देश में बंटना नहीं चाहिए। बटेंगे तो आपसी लड़ाई में कट जाएंगे लोग। जो उनका इशारा सामूहिक शक्ति को लेकर चलने का। रही बात इस बात की कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को आप समझते हैं कि वो एक सख्त प्रशासक है, सख्त शासक भी है और सख्त उपासक भी है,
तो मुझे लगता है कि वो उनकी शैली है और उस शैली में, भाषा में, उस वाणी में बात करने की उनकी लहजा है और वो उसी वाणी में जब से मुख्यमंत्री बने वो तब से नहीं, उसके पहले से इसी अंदाज में बात करते आए। और मुझे लगता है जो लोग उनको अच्छे से समझते हैं या जो लोग उनकी वाणी के व्यवहार को समझते हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं इस वाक्य का क्या अर्थ है। ये जिन्ना कब्र से फिर निकल आए हैं, फिर जरूरत पड़ गई आपको क्या उनकी? जिन्ना हमेशा निकलते रहते हैं ब्रजेश जी। हाँ नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, मैंने खुद ही जिन्ना बोला। हमेशा निकलते रहते हैं। मिश्रा जी भी मुझे यही बात बता रहे थे। ने भी कहा था कि नेहरू जी, पटेल जी, जिन्ना जी सब एक जगह से पढ़ के आए और भारत आजाद कराया। तो उपचुनाव में भी जिन्ना की जरूरत पड़ गई? नहीं, जिन्ना तो देखिए एक ऐसा नाम हो गया है जिससे, जैसे आपने कहा ना योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ एक नाम है जिसकी वजह से आप मानते हैं कि क्या शैली में उनकी बात क्या रहे और इस शैली का क्या अर्थ है। ऐसे ही जिन्ना भी एक भारत के अंदर अभी भी जिंदा है कि वो जिन्ना वाली प्रवृत्ति लोग छोड़ नहीं रहे, इसलिए जिन्ना हर बार भारत में निकल आते हैं। ऑलराइट, मैं आसिम वकार साहब को सीधा बुला लेता हूं और आपसे मुखातिब भी उनको कराता हूं, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया, उनके ऊपर भी कमेंट किया था और इस वक्त जिस तरह की भाषण दिए जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि माहौल में गर्मी लाई जा रही है। वकार साहब, चीफ मिनिस्टर के जो आजकल स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे वो बड़े चर्चा में रह रहे हैं, बड़े वायरल हो रहे हैं और अभी जिसका जिक्र कर रहे थे हीरो वाजपेयी जी कि ये तो हमारी शैली है, तो ये शैली स्वीकार है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत जल्दी मौका दे दिया। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बॉलीवुड में या हॉलीवुड में वही पिक्चर बनाते हैं, वही स्टोरी लेकर आते हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती, जनता जिसको पसंद करती है। तो इन लोग को लग रहा है कि जो भाषा बोल रहे हैं या जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं ये पिक्चर बिकेगी इनकी, ये बेच रहे। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही, जिना, मुख्यमंत्री जी जिना पे बोल रहे थे, बीजेपी के तमाम लोग बोलते हैं जिना पर। सर, सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत जिना के परिवार से कोई करता है तो बीजेपी के लोग करते हैं। कैसे? सर, जिना के परिवार का जो ब्रांड है वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का पसंदीदा ब्रांड है सर। होलसेल है इनके पास? नहीं, बॉम्बे डाइंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप है? नहीं, बॉम्बे डाइंग जो मालिक हैं हाँ। वो हैं जिना के सगे नवासे दमाद। अच्छा जी, नेवली वाडिया, नुसली वाडिया, नेस वाडिया, समझिए बात को। जिना की बेटी का नाम था दीना वाडिया और दीना वाडिया जिना की बेटी थी और वो वाडिया परिवार की बहू हुई, फिर माँ। अब अंदाजा लगाइए कि बॉम्बे आपके पास काफी फैमिली ट्री है उनकी। नहीं सर, बहुत कुछ है, हमारे पास तो जिना की भी है। गलत बता रहे हैं। आता हूँ हमारे पास तो जिना की भी फैमिली ट्री है सर। भाई, जिसको मुसलमान कहा जा रहा है उनकी पूरी फैमिली ट्री, मैं समझता हूं कि आज मैं आपके चैनल के दर्शकों से कह रहा हूं कि जिना को सर्च कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए कि देखिए जिना की माँ का नाम क्या था, जिना के बाप का नाम क्या था, जिना के दादा का नाम क्या था, कौन थे जिना, फैमिली में आगे कौन कौन था, उनकी फैमिली कहाँ कनेक्टेड थी, ये मालूम होना चाहिए लोगों को। आप क्या ओनरशिप लेते हो उनकी? वो तो चलो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए हैं, नहीं आप जिना की कोई ओनरशिप चाहिए आप? नहीं सर, बात समझिएगा, हम लोग की तो जिना से कोई मकसद ही नहीं है। और आपको बताऊं, मुसलमान अगर जिना के साथ होते तो कभी आपने सुना होता कि जिना का बर्थडे मनाते, जिना का मरण दिन मनाते, उनका कोई पुण्यतिथि मनाते? आज तक हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी मुसलमान ने ना तो उनका बर्थडे मनाया है ना उनका पुण्यतिथि मनाई है। जिना से सारे रिश्ते अगर कहीं हैं तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के हैं। तो हर बार चुनाव से पहले ये कब्र से कैसे निकाल लाते हैं उनको? अब सर, एक अंतिम विदाई जिन्ना की तो बनती है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं आपसे कि जिना की तो रिश्तेदारी है इन लोगों से, भाई रिश्तेदारी है इनकी। और दूसरी एक बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जी बांग्लादेश पे बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात के हिंदुओं पे बोले और बताएं कि दुबई में हिंदुओं का क्या हाल है, हिंदुस्तान के कतर में, दोहा में, शारजा में, बताएं लोगों को कि अगर आपको मिसाल ही देना है हिंदुओं की
तो बताइए तो यूनाइटेड अरब अमीरात में और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है, ये अपोजिशन पर कितनी उनका- इज्जत है। ये जिस पिच पे अभी गई है बीजेपी, वो अपोजिशन को चैलेंजिंग की पोजीशन है। नहीं सर, काहे की चैलेंजिंग पोजीशन, वो तो खुद परेशान है बेचारे। कौन? भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, वो खुद ही परेशान, उनको कहाँ कोई मुद्दा परेशान ही है? नहीं मिल रहा है। लाल टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी, हरी टोपी। अब आप ये बताइए कि रंग पर चुनाव होगा? अभी आपने कहा कि रोजगार दिया जा रहा है, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया नहीं जा दे रहा रहे है। हैं भाई, उन लैपटॉप वगैरह बांट रहे हैं, नौकरियां बटी हैं, जो है वो तो कहना पड़ेगा। सर इनसे ज्यादा लैपटॉप तो शुरुआत की थी अखिलेश यादव जी ने। तो ये भी बांट रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बांट रहे हैं। नहीं, इनका अपनी स्कीम कौन सी है, मुझे बताइए, इनकी अपनी स्कीम कौन सी? ये बुलेट मोटरसाइकिल बांटते, बुलेट सुनिए, लड़कियों को स्कूटी देते, एक्टिवा, तो इनकी स्कीम होती। लेकिन ये तो कुछ दे ही नहीं रहे ना, ये तो जो रखे में उसी में से वही स्कीम चल रही है सब। इनको जिस तरह से आरोपित कर रहे हैं ये, अब देखो इन्होंने सुनते ही टोपी भी लगा ली। नहीं सर, मसला वो नहीं है कि टोपी लगाई नहीं लगाई। देखिए लाल रंग, मैं भी हिंदुस्तान में रहा हूँ, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मुझे इतना पता है कि हिंदुस्तान में जो लाल रंग है वो बजरंग बली का रंग है कि नहीं, ये बताइए आप। हाँ है। अब आप ये बताइए पर कि आप ऐसा लग रहा है आज कवर फायर दे रहे हो मनोज यादव को। नहीं, मैं पूछ रहा हूं खाली कि जो रंग बजरंग बली का हो सकता है, जो है बजरंग बली का रंग, वो रंग खराब कैसे हो सकता है सर? वो द्वेष का रंग कैसे हो सकता टोपी है? टोपी लाल टोपी कहा उन्होंने, रंग लाल तो टोपी, टोपी कह देते नहीं। हैं? लाल रंग बजरंग बली का रंग है सर। मैं आपसे कह ये तो रहा आप स्पिन कर रहे हो। हूं, स्पिन कर दी सर, फुलटास पड़ गई। पूछिए उनसे, हीरो वाजपेयी से, कि लाल रंग तो बजरंग बली का रंग होता है, वो खराब कैसे हो सकता है, वो बुरा रंग कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री की लाल टोपी के काले कारनामे? आजकल भाषा बदली हुई आप लोगों के प्रति मनोज जी। नहीं, वो लड़ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि 7.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद योगी आदित्यनाथ जी देश के बड़े नेता और बड़े गृह मंत्री से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। अब वो जरिया चूंकि डायरेक्ट अभी भी फाइट नहीं कर सकते हैं, तो विपक्ष के तमाम सारे राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में, उन पे निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए था। शायद हो सकता है इससे योगी आदित्यनाथ जी को कुछ आत्मबल मिले, कुछ ताकत मिले, और वो अपनी ताकत दिखा सकें। जैसा हमारे साथी वकार साहब ने कहा कि कोई योजना, मैं तो कहता हूँ 5 योजना बताओ, और लैपटॉप का जिक्र आपने 3 बार कर दिया, मुझे आपत्ति है। कितने 100 बांटे हैं, ये वाला आप आंकड़ा अगर देते या पूछते हीरो वाजपेयी जी से, तो मुझे अच्छा लगता। 100, 1000 मैंने नहीं कहा कि कितने 1000 लैपटॉप बटे, कितने 100। 26 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले प्रदेश में कितने 100 लैपटॉप आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बांटे हैं, तब मैं मानता। ये नवाब ब्रांड सुना है? हाँ बिल्कुल सुना। ये आजकल चिपक गया आपके ऊपर क्या? वो तो बीजेपी में है, जिन नवाब की बात कर रहे हैं। और मैं नवाब तो ब्रांड। अरे ब्रांड तो आम का है, बाकी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी तो इस तरह की तमाम, कोई शहजादा कह देता है, कोई सुल्तान कह देता है, कोई कुछ भी कह देता है। ये इनके क्या कहते हैं, अमित शाह वाले जुमले हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ आता जाता तो है नहीं। स्पष्ट रूप से मैं और कह रहा उनकी हूं आपको। आक्रामकता का आप लोग की पार्टी से जवाब नहीं आ रहा। जब खिसियानी बिल्ली होती तो खंबा नोचती है, और जब उनकी खिसियाहट ये है कि जो टकराहट उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है लगातार, इसकी वजह से वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। ने क्या जरूरत थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? भाई जवाब तो बनता है। आज उन्होंने जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाए, लाल टोपी और वो कहा ना कि काले कारनामे, क्या कहा? काले कारनामे। जो मुख्यमंत्री 7.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों के काले कारनामे ना खोल पाया हो, वो असफल मुख्यमंत्री होता। एक बात उन्होंने जो बात कही है, जो डायलॉग बोला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रजेश जी जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, हाँ। किससे, कैसे? देश के आंतरिक हालात गड़बड़ है या वायु सुरक्षा से प्रॉब्लम है? अगर वायु सुरक्षा से प्रॉब्लम है, मैं इसको कनेक्ट बांग्लादेश से करूं, तो वो निशाना सीधे और सीधे मोदी जी पे है।
क्योंकि मोदी जी ने देश की वाह जो सुरक्षा अरे है, जो आपको हमारी भला बुरा border- कह रहे हैं, आप बार बार दिल्ली के झगड़े बता रहे हो। मैं कहता हूं ना, कभी कभी आपका झगड़ा है बता रहे सुन हैं। लीजिए, वो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उनके अंदर डायरेक्ट हिम्मत नहीं कि तान दे। मतलब आपके खिलाफ है? बोलना क्या, दिल्ली के खिलाफ बोलना होता है? बिल्कुल 100%। क्यों? वो लड़ रहे हैं। इसका दिल्ली से आपकी हमने दोस्ती क्या- है, इसका मतलब? एक मिनट, बांग्लादेश से हमारा आपकी क्या दोस्ती नाता? है दिल्ली से? ना, हमारी कोई दोस्ती नहीं। तो फिर? हमने तो उनको पटका है और दे धड़ाम से पटका है, और उनको मालूम भी हो गया कि उत्तर प्रदेश में किसने उनको रहा है। मैं ये पूछ रहा भाई खुला जवाब आना चाहिए जब वो कहते हैं लाल टोपी नवाब ब्रांड, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? नवाब आपकी ब्रांड को पार्टी? बचाने के लिए सबसे पहले बीजेपी का जिला अध्यक्ष वीरपाल सिंह भदौरिया गया था थाने में। अब ये मत कह देना वो सपा का है। कौन गया था बचाने, बताओ ना। अगर इनपुट है, नहीं है लाइव रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास है, तो काहे के मुख्यमंत्री आप करो ना मठाधीशी, मठ पे बैठो, मानते रहो, सबसे बेहतर है। मुख्यमंत्री के पास सटीक रिपोर्ट होनी चाहिए ब्रजेश जी, और जो नहीं है, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी से बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं, तो हम पे काहे का अटैक। एक बात, अगर चुनाव के नाते बयान दे रहे हैं, तो लाल टोपी काला कारनामा, ना, लाल टोपी पे क्या करेंगे, उसको छूने लायक नहीं है वो। नहीं है छूने लायक। पहन तो रखी है आपने। अरे मेरे तो सम्मान किए हमारे आदरणीय और समाजवादी इसी पर वो नेताओं कह की रहे थे पहचान काला, है। क्या क्या हीरो करेंगे? वाजपेयी अभी कह भी रहे थे। देखिए सुनिए, क्या कहा था वाजपेयी जी? काला। मैं एक लाइन कह दूं तो समझ जाए। जो रंग वो पहनते हैं, पता है, मैं शब्द ये बहुत खुल के कह रहा हूं, जो रंग का वो चोला पहनते हैं ना, वो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो आपको वो बड़ा काला नजर आएगा, वैसीपन, दरिंदगी नजर आएगी। जो आतंकवादी लोग भगवान हैं, में आपको ये दिखता है, वैसी पन्ना दिखता जो है। आतंकवादी लोग हैं उस कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आप भगवा की भगवा बात को नहीं कर रहा। आतंकवादी ना कलर बता रहे हो। वो जो पहनते हैं उसकी बात कर ये रहा हूं। objectionable हमारे comment है लाल आपका। टोपी पे अगर इस तरह की बात कही जाएगी तो ब्रजेश जी, मैं थोड़ा नेचर का दूसरे ना, टाइप का व्यक्ति ये हूं। आप बड़ा मैं भगवा का objectionable नाम ही नहीं comment। लिया, जो पहनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और भगवा पेटेंट उन्हीं का थोड़ी नहीं है। मैं कलर पे आओगे तो लेकिन ये कलर की बात आपत्तिजनक बताऊंगा। कमेंट है अरे आपका। सुनिए, अब ये बहुत दूसरी बात सुन आपत्तिजनक लीजिए, एक comment मिनट है। ब्रजेश जी। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? जितने भी पार्क हैं सब भगवा रंग से पोते गए हैं, और मैं आपको बताऊं, लोग वहां टॉयलेट करते हैं। आप बताओ, मैं आपत्ति नहीं कर ये रहा, आप मैं तो जानबूझकर हकीकत इस बता तरह रहा के हूं। statement दे मैं रहे क्यों जानबूझ की तरह, मैं तो बता, वो ये- टोपी के कलर की बात है, बता, ये बजरंग बली ये का उस कलर। रंग के प्रति आस्था रखने वालों का आप अपमान कर रहे हो। अरे हमसे ज्यादा आस्थावान योगी आदित्यनाथ क्या है, जो भगवान राम को चौराहे पर पे ऐसे खड़े क्यों होके आप कह रहे हो भाई? नहीं, कह रहे हो कि मैंने सुसु कोई करते बात हैं, नहीं क्या कही। करते हैं? मैं वो बात कह रहा हूं जो इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, डिफिनेशन बता रहा हूं, लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं, पर आपका बयान आपत्तिजनक है। नहीं, मेरा बयान अगर आपत्तिजनक है तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कोई कथा सुनाई है क्या, कि मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी सुना रहे थे क्या? आपको हिम्मत कैसे हो गई? आपको कहने की हिम्मत कैसे लाल टोपी के बारे में हो गई? आप मुख्यमंत्री, आप प्रदेश की हालत नहीं संभाल सकते हैं। आप दो 4 लड़कियों का मर्डर हो गया उत्तर प्रदेश में, 5 करोड़ की डकैती हो गई, और आप लाल टोपी का विश्लेषण करने के लिए मुख्यमंत्री पर बने हो? आप कैसे कह सकते हो कि भगवा जहां लगा है वहां लोग पेशाब कर रहे हैं, और कर रहे हैं, जहां पार्कों का कर दिया। पर ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे आप बोल भूल सकते गए? हैं? टॉयलेट ये तो के मतलब रंग रंगे आपत्तिजनक गए बयान थे, नहीं है। टॉयलेट बने थे नहीं बने थे बस अड्डे पे, ये बताइए। आपकी टीवी पे खबर चली थी, मुझे याद पर है, ऐसा बुंदेलखंड कलर का को ऐसा लेकर था। तो नहीं बोलना चाहिए नहीं, आपको। मैं नहीं, किसी को गलत थोड़ी नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आप बताओ ना, लाल रंग को बोलने का आप ठिकाना चाहो नहीं तो मिलता बयान है। वापस ले सकते नहीं, हो। हमारा बयान स्पष्ट आपको रूप मैं से मौका दे रहा हूं, आप चाहो तो बयान वापस अंतरराष्ट्रीय ले लो। स्तर पे उस कलर का इस्तेमाल हो सकता है आप आवेश में बोल गए हो। नहीं, मैं क्यों गलत मैं बोलूंगा? मौका दे रहा हूं देखिए आपको। ब्रजेश जी, एक बात बताएं, मैंने भगवा कायम को हो नहीं अपनी कहा बात है। पे। मैंने भगवा को नहीं कहा है, आप मुझे घुमाइए मत। अरे, मैंने कहा जो पहनते बोल के हैं खुद ही फंस उसका गए हो, मैं क्या इस्तेमाल घुमाऊंगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोग क्या करते हैं। देखिए, अब अगला भाई फंसा कहाँ? नहीं, कौन आप नहीं, तो फंसे। फंसने वाली बात नहीं है, तो लाल टोपी का आप तो जवाब फंसे। है। लाल टोपी का जवाब है। अगले आदमी ने लाल की डिफिनेशन हमें फंसाइए मत, मैं फंसने वाला व्यक्ति नहीं फंस हूं। गए ऑलरेडी। काहे के भैया मैं फंस अभी गया? मौका दे रहा हूं, चाहो तो वापस ले लो। किस बात के लिए? जो आपने बोला है, क्या? ये कलर को लेके कि क्या जिस कलर कलर के का लिए? कपड़ा सीएम पहनते हैं वहां पे लोग, उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़ा गंदा इस्तेमाल होता है। आपने आतंकवाद भी बोला है। हाँ, आतंकवादी लोग इस्तेमाल करते हैं। और आपने बोला कि पार्कों में लोग, हाँ, उसको पुतवा दिया, वहां लोग टॉयलेट करते हैं। हाँ, तो आप पार्क कायम के रहिएगा किनारे। इस बात पे। अच्छा, दिन में दिखा, ठीक। रात को कोई थोड़ी नहीं देख रहा है किस कलर की दीवार आप दिन है। रात का ना करो, आपने अरे, बोला मैं है, बता रहा हूं ना। आपने बोला है, अरे, ये मैं कह रहा हूं, कंट्रोवर्शियल आपत्तिजनक 3 बयान बार है। नहीं 10 बार कह रहा हूं। ओके, ऑल राइट। मैं तमजीद अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आपका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों बीजेपी की आक्रामक शैली बदली हुई है, और आपकी पार्टी के पर भी उन्होंने आज गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपके भीतर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। विजय भाई नमस्कार, और सारे पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिन्ना का जो कॉपीराइट है देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है।
ये जब भी फंसते हैं उसको लेके चले आते हैं। कोई बात नहीं करेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी, ना कोई राजनीतिक दल करेगा, ना तो कोई सामाजिक दल करेगा, लेकिन जब ये फंसते हैं तो जिन्ना को लेके चले आते हैं। और बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आडवाणी जी पे क्या ख्याल है इनका? जब आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने गए थे तो उस पर क्या ख्याल है भारतीय जनता पार्टी का? तो ये बिल्कुल साफ है कि जिन्ना शब्द जो है उसका कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है। तो ये किसी के ऊपर, किसी और के ऊपर शोभा भी नहीं देता और ना तो कोई और इस्तेमाल। आपकी कुछ ओनरशिप है जिन्ना पे या नहीं है? नहीं, हमारी कोई ओनरशिप नहीं है, मैं तो कह रहा हूं। डीलरशिप है कोई आपकी? कोई डीलरशिप? जब कॉपीराइट, देखिए विजेश भाई, जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपकी कोई? नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं ना। जब कॉपीराइट किसी के पास है और वो इस अधिकार को किसी को देंगे भी नहीं। आप ये समझिए विजेश भाई, कॉपीराइट अगर किसी के पास है तो उससे खरीदा जा सकता है, और ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी किसी और को क्या आप लोग चिढ़ते हैं जब आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप जिन्ना प्रेमी हैं? आप चिढ़ते हैं? चिढ़ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच पे दया आती है कि किस लिए ये सत्ता में आए थे, क्या बोल के ये सत्ता में आए थे और क्या बोलने लगे। ये तो सत्ता में वादा करके आए थे कि 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी मैं हालिया बयान बता रहा हूं विजेश भाई, आपको भी याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में बुरी तरीके से हारी तो पहला जो बयान आया था, 15 लाख रोजगार तुरंत दे दिए जाएंगे, सारे विभागों को आदेश दे दिया गया था कि सारी भर्तियां शुरू कर दो। क्या हुआ? उस पर क्या अमल किया? कभी आप उस पर बयान नहीं सुनेंगे। जिन्ना पे बयान आप सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कॉपीराइट है। क्यों? रोजगार पे लोगों का कॉपीराइट है, उस पर बात आप एक्चुअली इन मुद्दों पर बिदकते हो, इसलिए वो मुद्दा उठाते हैं। सिंपल सी बात है। मुद्दा अब बटेंगे कटेंगे, बांग्लादेश भी आ गया इसमें, देखिए पाकिस्तान को भी ले आए वो। विजेश भाई वो सब लेके आएंगे, लेकिन जनता का मूड इस वक्त दूसरा है। जनता जानना चाह रही है कि हमारे रोजगार का क्या होगा। किसान पूछ रहा है कि हमारे एमएसपी का क्या होगा। नौजवान पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा, जाति जनगणना का क्या होगा, 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने पे आपका क्या विचार है। इन सब बातों से बचने के लिए देखिए, 2 शब्दों में समझ लीजिए विजेश भाई कि इनकी पूरी पॉलिसी है डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रक्शन की। जब डिस्ट्रक्शन रुकता है तो डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जब डिस्ट्रैक्ट काम नहीं करता तो डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो और आपकी राजनीति में देख रहा हूं कि कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करेंगे। आरक्षण और जातिगत जनगणना पर टिके हुए हैं आप उस पर खेल रहे हैं, जातिगत जनगणना और आरक्षण। नहीं, निश्चित रूप से तो इन्हीं 2 मुद्दों पे है। ये तो कांग्रेस पार्टी का वचन है। तो आपको ठीक करने के लिए यही मुद्दा तो बढ़िया है ना? नहीं, बढ़िया नहीं है, ये वचन है, ये प्रण है। ये मुद्दा नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रण है कि जिस दिन हम सरकार में आए सबसे पहले हम जाति जनगणना का आदेश करेंगे और 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ देंगे। ये तो हमारे नेता का प्रण है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए प्रण है। मैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। मिश्रा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व की धार जिसकी देने की कोशिश यूपी के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये धार उसी तरह मजबूत, ताकतवर और धारदार हो पाएगी जो कोशिश चल रही है, और वो क्या पीडीए का जवाब दे पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि भारी पड़ेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री इस समय हैं, वो योगी भी हैं, संत भी हैं और एक मठ के महंत भी हैं और नाथ संप्रदाय के वो बड़े मार्गदर्शक हैं। और बहुत सालों तक वो गोरखपुर से संसद सदस्य रहे। जिस समय पे बसपा की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुख्तार अंसारी और रिजवान जहीर गोंडा से जो एमपी हुआ करते थे, ये लोग योगी जी को हर तरीके से अपमानित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि योगी जी हिंदुत्व की बात करते थे, सनातन धर्म की बात करते थे। इस बात को लेकर के योगी जी संसद में उन्होंने अपना वक्तव्य देते देते उनके आंसू भी निकल आए थे, और उस आंसू का असर ये हुआ कि पूरे देश में हिंदुत्व का झंडा लहरा दिया और मोदी जी केंद्र में आ गए और उत्तर प्रदेश में 7.5 साल से योगी जी हैं। जो योगी जी बोल रहे हैं वो मुख्यमंत्री की तरह नहीं बोल रहे हैं। वो हिंदू समाज के एक पथ प्रदर्शक और एक बड़े मार्गदर्शक के रूप में और हिंदू और सनातन धर्म के आभूषण के रूप में वो ये बात कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। ये बात सही है। आप जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। क्या कोई भी पीडीए का विपक्षी दल उस बारे में, हिंदुओं के बारे में उसने बोला? पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बारे में कुछ बोला? कश्मीर में 8 लाख ब्राह्मणों को रातों रात कांग्रेस की सरकार ने भगा दिया वहाँ से, उनके बारे में किसी ने बोला? आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, जब अखिलेश की सरकार थी तो कांवड़ यात्रा पे डीजे नहीं बजा सकते थे, यात्रा निकाल नहीं सकते थे, कितने प्रतिबंध लगा रखे थे। यही पीडीए। चुप रहिए आप। कब हुआ? अरे चुप रहिए आप। मुझसे बात करिए।
समझे ब्रजेश जी। उसके बाद आप राम जन्मभूमि के मामले को ही देख लीजिए, इन पीडीए वालों ने कितना अड़चन राम जन्मभूमि के मामले में डाली। उसके बाद जब योगी जी मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अरबी फारसी के कागजों का हिंदी कराना सुप्रीम कोर्ट में भेजना। अच्छा, ये मुद्दा क्लिक करेगा पॉलिटिकली चुनाव में, बाई इलेक्शन में? देखिए, योगी जी जो बोल रहे हैं वो चुनाव के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सत्य में सत्य बात ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू इस समय सजग और सतर्क नहीं रहा तो जो स्थितियां ये बनाई जा रही हैं पीडीए की तरफ से, जो विपक्षी दल जो है हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, तो उन्होंने पूरे देश के लोगों का आह्वान किया है कि तो आप ये कहना चाहते हो कि हिंदू जो है जातियों में और अलग अलग पार्टियों में ना बटे और योगी जी पूरी भारत की अखंडता को बचाए रखने के लिए, भारत के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म के संरक्षण, ये सब हिंदू चाहते हैं कि बीजेपी को वोट करे? नहीं, बीजेपी को वोट करने का उन्होंने नहीं कहा। ये योगी जी जो भी भाषण दे रहे हैं उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि उपचुनाव होने वाले हैं इसलिए आप बीजेपी को वोट दीजिए। वो जो वर्तमान पूरे दुनिया की एक स्थिति चली जा रही है, हिजबुल्ला और हमास वाले जो एक पैदा कर रहे हैं, अभी कश्मीर में आप देखिए कितनी लोगों को मारा गया, कहाँ कहाँ से लोग आ गए। आप उत्तर प्रदेश में देख लिए मदरसों के अंदर क्या क्या हो रहा है। अभी मड़ियाओं में एक मदरसा पकड़ा गया, अवैध मदरसा, और जिसमें जो है एक पब्लिक स्कूल चला रहे हैं वो, और वहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ? वे बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जो, उनकी बात अभी क्या बटा हुआ है हिंदू? नहीं, हिंदू बटा हुआ और बांटने की कोशिश से पीडीए वाले कर रहे हैं। ये जो पीडीए बना है, दलित ये ज्यादा उतावले हैं, ये इन्होंने इसीलिए बनाया है कि हिंदुओं को बांटना है, और योगी जी हिंदुओं को संगठित करने की बात कर रहे हैं और अखंड भारत की रक्षा और संरक्षा की बात कर रहे हैं। और चुनाव को लेकर योगी जी कोई बयान नहीं दे रहे, ये गलतफहमी है। मतीन खान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हीरो वाजपेयी विशेष तौर पर कह रहे थे कि भाई उनको जरूर मुखातिब कराया जाए, तो मैंने मतीन खान को बुला भी लिया। मतीन भाई, स्वागत आपका। और मुझे ये बताइए कि इन दिनों माहौल में काफ़ी गर्मी है, आप इसका कारण क्या मानते हो कि ये जो लोकसभा का चुनाव है या फिर कारण कुछ और है? ब्रजेश भाई, ये लोकसभा के चुनाव में खास करके अयोध्या की जो लोकसभा की सीट है वो हारने के सबब इस तरह से ये मामला सामने आए और उसकी वजह से ये इस कदर तिलमिला गए हैं। तो कभी इनको मस्जिद दिखती है, कभी मदरसे दिखते हैं। अभी आप देखिए कि मिर्ज़ापुर में 150 साल पुरानी मस्जिद थी, वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते थे, आपसी सौहार्द बना हुआ था, कोई बात नहीं थी। मगर 15 अगस्त के दिन जब पूरा भारत जो है वो जश्न मना रहा था, यौम आज़ादी मना रहा था, उस वक्त इन्होंने वहाँ पर जो है वो बंद कर दिया कि साहब यहाँ नमाज नहीं होती। तो ये देश बेसिकली बाबा राम शरण दास और मौलवी अमीर चंद जैसे लोगों का है कि जिसमें एक फंदे पे दोनों लोग एक साथ में लटकाए गए हैं। इस मुल्क का जो खास करके जो एक मखसूस तबका है, वो तबके ने भारत को पूरी तरह से लूटने का काम कर रहे हैं और पूरा जग जाहिर है कि पूरे भारत की जितनी भी इकोनॉमी है और यहाँ का जितना तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ऐसा कर रही है हाल ही में जिस तरह का परिणाम आया उसकी वजह से, या फिर वाकई में इस तरह की प्रॉब्लम है जिसको चीफ मिनिस्टर रेज कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर जो भारत के अंदर खास करके देखिए, नफरत चाहे जितनी बांटी जाए मगर लोग प्यार के आज भी बहुत भूखे हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम से मुराद हा से हिंदू, माँ से मुसलमान, ये दोनों मिल करके इस देश को जो है चलाएं। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता है कि तो ये क्या, तो अमरनाथ मिश्रा जी अभी बोल रहे थे, आप कह रहे हैं हा से हिंदू, माँ से मुसलमान, और हमारे मिश्रा जी तो कुछ और कह रहे थे अमरनाथ जी। अब अमरनाथ जी के क्या बताएं, इनकी इतनी संकीर्ण सोच है और उस संकीर्ण सोच में इनको तो जब जनाजा जाता है तो उसमें भी तकलीफ होती है। अब क्या बताया जाए, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, ये तो आप जबरदस्ती चिपका रहे हो, ये बात तो नहीं कही जाए। बिल्कुल हमें ऐतराज होगा अगर जनाजा निकलेगा और सड़क घेर लोगे, किसी को निकलने नहीं दोगे तो ऐतराज नहीं करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल है कानून। आप जनाजा निकालेंगे, सड़क घेर लेके किसी को निकलने नहीं देंगे, हम विरोध भी न करें, आप कुछ भी करते रहे। जो मिर्जापुर में मस्जिद गिराई गई है वो सरकारी जमीन पे बनी थी, वक्फ गिराई नहीं, वो चर्च गिराया गया था, मस्जिद गिराई नहीं, जो भी गिराया गया था चर्च गिराया। ऐसा ना बोलो फालतू, एक वो तनाव, चर्च गिराया गया था, मंदिर मस्जिद नहीं। आप सरकार को बदनाम करने के लिए बैठे हैं या उसको जो है सम्मान बढ़ाने के लिए?
अरे भाई हम सरकार के अमरनाथ प्रति जी थोड़ी की- ना है, हम तो समाज के आदमी हैं। आप फर्जी बातें कर रहे अच्छा। हैं कि जनाजे पे हो ऐतराज है। अच्छा, मतलब आप आप सरकारी ये जमीन पे देखिए मस्जिद कि बना ले, इनकी फर्जी मानसिकता मदरसे कितनी बना ले गंदी और कोई बोले भी ना। भाई कि चर्च देश ये गलत कौन सा के अंदर तरीका जो है? जहाँ अरे ये कौन सा तरीका जहाँ है कि पर आप अगर कोई गलत काम करे देश और में- बोले ना, आप खाली नहीं, संविधान ये- की आड़ लेकर के जमीनों पे कब्जा मिश्रा जी करते रहे। पहला राउंड चल रहा है, रुक जाओ। हाँ मतीन जी कंटिन्यू। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इनकी मानसिकता में इतनी गंदगी फैली हुई है कि जिसका समीकरण अभी आपने के सामने इन्होंने जनाजे को लेकर के बैठी कह दिया कि साहब जनाजा जाएगा। भाई वो अपनी और बात इसमें कह रहे हैं, आप उसको तकलीफ गंदगी होगी। शब्द क्यों दे रहे हैं? ये तो गलत बात कह रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं भाई ब्रजेश भाई, विचार ये विचार मुल्क होता है, आप जो गंदगी है कैसे इस कह सकते मुल्क हो? के इस मुल्क हैं? के लिए हमारे जो बड़ों ने जो कुर्बानियां पेश की हैं उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इलाहाबाद में जो पीरियड था, जंग का पीरियड था अंग्रेजों से, जी। तो उस वक्त जो है वो समझ लीजिए कि पटरे कम पड़ गए थे कब्र के लगाने के लिए, अर्थी को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। जब ये दोनों Thank you. लोग मिल करके जी। सबने मिल करके इस मुल्क की आजादी धन्यवाद। की, और इन जैसे लोगों की घृणा और नफरत की वजह से बहुत बड़ी तादाद में ओके, लोग देश छोड़ बीरेन करके जी भी जा हमारे रहे हैं। साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बीरेन जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, बीरेन जी तक शायद मेरी। बीरेन जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इन दिनों चीफ मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि हिंदुत्व की धार को बड़ा मजबूत किया जा रहा है, और स्पेशली समाजवादी पार्टी पर उन्होंने नंबर ऑफ अटैक्स बहुत तेज कर दिए हैं। आप इसके पीछे कारण क्या मानते हो? देखिए, सपा 37 लोकसभा की सीटें जीती है, मुख्य विपक्षी दल है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी कम सीटें मिली, यानी कि वो 33 सीटें हार गई लगभग, जो पिछली बार उसने जीती थी। तो स्वाभाविक है कि असली लड़ाई भाजपा जानती है कि सपा से है। पहले आते हैं कि योगी जब भी बोलते हैं वो हिंदुत्व के लिहाज से बोलते रहे हैं। वो मुख्यमंत्री 7.5 साल से हैं, लेकिन उनका भाषण जब भी रहा है तो वो कट्टर हिंदुत्व की तरह रहा है। वो आप उसको इस रूप में देख सकते हैं कि वो एक हिंदुत्व के बड़े चेहरा रहे हैं इस देश में हमेशा से, और वो शासक भले बन गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब जहां पर मौका आता है तो वो मुद्दे यही हिंदुत्व के उठाते हैं, और उसमें बांग्लादेश से लेकर जिन्ना तक आजकल चल रहे हैं। ब्रजेश जी, धार्मिक आधार पर बातें और बंटवारा हमारे समाज में बहुत पहले से है, और बहुत सारे जगहों पर जो जहां संख्या में ज़्यादा है वो कमज़ोर के साथ अन्याय करता रहा है, इसके भी उदाहरण हैं। अब खान पान, पहनावा और पूजा पद्धति के आधार पर जो भेदभाव, जो बातें चलती हैं, वही सियासत वहीं पर अपनी रोटी सेकती है। वैसे ब्रजेश जी, आज नेहरू और जिन्ना को मरे हुए तो करीब 50 साल के लगभग हो गया होगा। वो अभी ऊपर बैठ के सोचते होंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों और नस्लों ने हमको इतना याद करती हैं देश में बैठ के। वो इतने प्रसन्न होते होंगे कि कम से कम हमने इतने अपने देश में लायक और अच्छे नेताओं को देकर वो देख के खुश होते होंगे कि देश सुरक्षित हाथों में है, और हमारे जीते जी तो हमको इतना सम्मान नहीं मिला, चलिए कम से कम रात दिन हमको लोग याद करते हैं। तो ये जो इस देश के बंटवारे को लेकर जिन्ना पर जिम्मेदारी है जी। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना जो भारत का दुश्मन बन गया। भारत आज अपने पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से लड़ता है। तो स्वाभाविक है कि जो पीड़ा आती है गांव-गांव, हमारे सैनिक जब शहीद होते हैं तो दर्द तो उठता है, और ऐसे में ये होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान, उनको ये ताना मिलता है कि जो जिन्ना परस्त हैं वो लोग, जो जिन्ना परस्त हैं वो भाजपा का विरोध करते हैं, वो इंडिया गठबंधन की मदद करते हैं। मतलब जिन्ना नाम से ज्यादा एक प्रतीक हो गए हैं, जिन्ना नाम से ज्यादा एक प्रतीक हो गए हैं, ये माने। देखिए ब्रजेश जी, जिन्ना का अपने भारत में कोई असर है नहीं। हमारे यहाँ मुसलमान उनको अपना कोई नेता आदर्श भी नहीं मानता है, लेकिन ये नेता भी अभी चाहते हैं कि तुम भूलने न भी पाओ
कि जिन्ना मर गए हो अब उनका याद न करो। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है। कुछ जगहों पर मुसलमान जाति कर देते हैं कि कुछ जगहों पर दंगे हो जाते हैं, वही सब चीजें हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करती रही हैं जी। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो भाजपा जिन्ना को लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर बात करती है, वो अपनी ही सरकार में उसने 4 एमएलसी बनाए मुसलमानों के। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार में मुस्लिम मंत्री भी हैं। तो दोनों साइड का मामला है। एक तरफ मुसलमानों का विरोध भी करती है भाजपा, दूसरी ओर उनके लिए पसमानदा सम्मेलन करती है, उनके लोगों को विधायक राजी बनाती है। इत्तेफाक से अल्पसंख्यक मोर्चे की पूरे प्रदेश की बैठक भी थी आज पूरे प्रदेश कहाँ पे थी? में मुसलमानों के वोट को समझाने के लिए कि भाजपा से दूरी न रखो, भाजपा को वोट दो, मुसलमानों के लिए भाजपा ने सम्मेलन किया है। जी जी। तो लेकिन भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर चला रही, लेकिन योगी ये जान गए हैं कि यूपी में मुसलमान ने भाजपा को वोट नहीं दिया और न दे रहा है। इतना सब करने के बाद सारा वोट अखिलेश यादव के साथ चला गया, इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। तो इससे अच्छा है कि मंच से बता दो हिंदू भाइयों को, भाई कि तुम तो एकजुट रहो, जो चला गया तो जो है वही एक रखो। इसीलिए ये सब कहानी अपनी चल रही है। और ये जो लाल टोपी वाली बात आई है ब्रजेश जी, लाल टोपी जब तक रही सपा तो तब तक हार रही थी, 2017 से हार रही, लेकिन लाल टोपी के साथ अब लाल गमछा जब से आया तब से ये सपा ने कमाल कर दिया। ये गमछे वाली आप हाँ देखिए, हालांकि बदल लिया इन लोगों ने गमछा, अब मल्टी कलर तो गमछे में आ आज गए। मनोज यादव बदल के आए, लेकिन अखिलेश यादव वही लाल गमछा पहनते हैं और ज्यादातर इनके लोग वही लाल गमछे से इनको 37 लोकसभा सीट का अरे फायदा हुआ। आपने तो टोटका बता दिया है, अब तो सोते समय भी बगल में रखे। तो भाजपा की एक चुनौती कंक्लूड है करें जी कि इस लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी वोट काफी हद तक खिसक गया, उसको बीजेपी को फिर से हासिल करना है। तो योगी जी को अब फ्री हैंड उत्तर प्रदेश में दे दिया है भाजपा ने। अच्छा, मतीन और खान ये- मैसेज कर रहे हैं कि ये पूछिए वीरेंद्र जी से कि हम क्या पहन लें कि 2-4 सीट, 1 सीट तो आ जाए। कौन? ये मतीन पूछ रहे हैं कि हम क्या पहन लें कि हमारी भी 1-2 सीट आ जाए। मतीन साहब के पहनने सब कुछ नहीं होगा, अरे क्योंकि इतने निर्मम ना बनो, थोड़ा तो कुछ दे दो उन्हें, क्योंकि कोई तो मुराद ये बता दो। पठानी सूट वाले जो देश में लोग हैं वो अब यहाँ पर उससे ज्यादा कुछ मिलना। देखिए, मुस्लिम लीग पार्टी का यहाँ कुछ है नहीं। मतीन साहब आजन्म प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे जब तक जिएंगे, ये मैं कह 3 सकता हूँ। लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। नहीं, वो ये कह रहे हैं, मैसेज किए हैं कि वो आसिम वकार तो बदल गए, ये तो अपना टी शर्ट पे आ गए, हम क्या पहने कि भाई, हमें भी कुछ मिल जाए। अभी 3 इनका लोकसभा पठानी में सूट है और चल 2 रहा है। राज्यसभा में। ठीक है मतीन भाई, अरे क्यों उद्वेलित हो रहे हो, आपके लिए नुस्खा बता रहे हैं, वो कुछ टोटका विजय जी, बता रहे हैं, कोई ताबीज देखिए, वबीज बनवा रहे हैं। मतीन साहब की पार्टी यूपी में तो कुछ है नहीं। जी मुसलमान भी जब वोट की बात आती है तो इनको देता नहीं है। तो अभी इनके Conclude पास करें जी। संसाधन भी नहीं है। जी। उससे ज्यादा वोट तो इनकी पार्टी पाती है, MIM को मिलता है। तो मतीन साहब तो बहुत दिन से, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब से ये अध्यक्ष बने और जब तक जिंदा रहे ये प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, पार्टी चाहे जीते चाहे हारे। और ये देखिए, योगी के मामले में एक चीज है ब्रजेश जी कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद की जब से कहा जाए कि ये दोनों लोग राजनीतिक पर्दे से गायब हुए, इनकी मौत हुई। आजम खां जो समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा ब्रांड थे, वो लगातार जेल में हैं। इन सब वजहों से योगी की एक अलग छवि बनी और वो एक कट्टर शासक के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बुलडोजर से भी बनाई। अब नफा नुकसान का वक्त बदलता रहता है, कभी भाजपा उससे फायदे में थी, कभी लोकसभा में भाजपा उसमें नुकसान में चली गई। लेकिन इस देश में भाईचारा हमेशा बना रहेगा। हिंदू मुसलमान इस देश की सच्चाई है, उसको जी, कोई वीरेंद्र मिटा जी। नहीं पाएगा। जी। और समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं उनका काम है कि इस माहौल को बनाए रखें। सुनिएगा, कहा गया है कि नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन,
और रिश्ता रिश्ता लिख मंजिल, रास्ता बन दीवार न बन, और कुछ लोगों से बैर भी ले ले, दुनिया भर का यार न बन, और सबकी अपनी सांसें हैं, सबका दावेदार न बन, और कौन खरीदेगा तुझको, उर्दू का अखबार न बन। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और टोटका बताने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विपक्षी दलों के ये स्पष्ट आरोप हैं कि आप माहौल को सांप्रदायिक करके, माहौल में तनाव फैला के, माहौल को बांट के राजनीति करना चाहते हैं। नहीं ब्रजेश जी, ये आरोप सरासर गलत है। अगर हम कोई बात कहते हैं तो समग्र समाज के लिए कहते हैं। पार्टी ने जितने भी कार्यक्रम चलाए सबको साथ लिया, और मेरे ख्याल से सरकारों ने भी, चाहे आदरणीय मोदी जी हो चाहे आदरणीय योगी जी भी हो, जो भी पार्टी जो भी सरकार के योजनाएं हैं वो उसमें मुझे लगता है कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और ये बैठे सभी प्रवक्ता भी कह सकते हैं कि योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। सबका एक अपना निश्चित वोट है, वो लोग वोट लेते हैं, हर आदमी जनता के सामने जाता है, अपने मुद्दे रखता है, और मुद्दे रखने के बाद जनता जनार्दन है वो वोट देती है। चुनाव में जीत हार लोकतंत्र में चलती रहती है, पर जो हमारा विचार है, हम विचार की पार्टी है, हम किसी परिवार की पार्टी नहीं है। जिस विचार के लिए हम काम करते हैं उसे लगातार करते ये कपड़ों को लेकर जो आपत्ति, करते हुए हमारे नेता कपड़ों को लेकर जो आपत्तिजनक स्टेटमेंट मनोज यादव ने दिया है, आप सहमत हैं या इनसे असहमत हैं? देखिए, मनोज जी भी मुझे लगता है हिंदू पहले हैं, और मनोज जी हिंदू पहले और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बाद में हैं, और योगी आदित्यनाथ महंत है। और भगवा को या केसरिया को आतंकवादी कलर कहना या उस पे लोग मूतते हैं कहना मुझे लगता है सर्वाधिक आपत्तिजनक है। उन्हें खुद भी लग रहा होगा अपने मन में कि उनके मुंह से कैसे निकल गया, लेकिन ये नहीं निकलना चाहिए, और इस पर उनको खुद समीक्षा करनी चाहिए कि केसरिया और भगवा पर कोई भी गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ये आप लाल टोपी पे जो करते हो वो, देखिए, वो पार्टी की टोपी है, आपस में एक दूसरे के बारे में हम प्रतिस्पर्धा में जाकर को, लेकिन भगवा तो और केसरिया कलर को अगर गाली देना या योगी आदित्यनाथ के भाई आप भी तो लाल बोलते हो ना टोपी, या उस पर कहना कि जहां भगवा होता है टोपी सिर्फ बोल सकते थे, आप लाल टोपी बोलते कहीं भी करते हैं। देखिए, इस हिंदुस्तान में कानून है, लेकिन फिर भी लोग सार्वजनिक जगह पे करते हैं, लेकिन भगवा देख कर करते हैं, मुझे इस पर आपत्ति। ओके, मनोज यादव, आउट ऑफ टर्न, आपके पास बहुत सारे आरोप लग गए ब्रजेश जी। 70 सेकंड में भी कोशिश करूंगा जवाब देने की। सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो बात मैंने कही अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे कही, योगी आदित्यनाथ ने अगर लाल टोपी को कहा जो भगवान बजरंगबली और संघर्ष की निशानी है, इस शरीर में जो रक्त बहता है वो लाल है, सच्चा कलर, कहीं पीला उला नहीं होता। हम आपको बहुत ध्यान दूंगा, आपको समझ दूंगा। मिश्रा जी, हनुमान जी का कलर केसरिया लाल नहीं है, डिबेट सही दिशा में जाए, सबको हमें बताइएगा। मैं ये कहना आपको देंगे समय पूरा। मैं ये कहना, सबसे पहले कहा गया अमरनाथ जी की तरफ से कि कांवड़ यात्रा रोक दी गई और अयोध्या की परिक्रमा रोक दी गई। कब रोक दी गई भाई? हमने कब रोक दी? ये तो जबरदस्ती आप लोग इस तरह। अरे अखिलेश ने रुकवाया, रुक जाओ, अरे अखिलेश यादव ने रुकवाया, रुक जाइए, अरे फर्जी बातें कर रहे हो। अखिलेश यादव ने अरे रुक जाओ भाई, रुकवाया, मंदिर तोड़वाया, हमने कहा कभी? कितना मंदिर तोड़वा दिया पूरे देश में? आप लोगों ने मस्जिद बनवा दी, राम का मंदिर तोड़ के आप लोगों ने मस्जिद बनवा दिया। फर्जी बात कर रहे हैं, आप फर्जी बात कर रहे हैं। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया, आप उनके साथ है, आप हमास और हिजबुल्लाह के साथ है, आप पाकिस्तान के साथ है, आप आतंकवादियों के साथ है। ये लाल टोपी जो है खतरे का निशान है देश की अखंडता के लिए। ये लाल टोपी खतरे का निशान है, ये सांप्रदायिकता का निशान है, ये गुंडागर्दी का निशान है, ये माफिया राज का निशान है, ये लाल टोपी माफिया राज का निशान है, गुंडागर्दी का निशान है, आतंकवाद का निशान है, भ्रष्टाचार का निशान है। से प्यार करते हो? अरे आप लोगों ने तो आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों से प्यार किया। अच्छा, आप मुद्दे पे आ जाओ। हम लोगों ने मुद्दे पे फर्जी बात कर रहे हो मिश्रा जी। अखिलेश यादव का समय पे डीजे रुकवाया गया, पूरा रुकवाया गया पश्चिम उत्तर प्रदेश। फर्जी बातें कर रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। ये लाल टोपी वाले झूठे मक्कार, गुंडे, आतंकवादी, पार्टी। मिश्रा जी, हो गया, बिल्कुल सही कहा, हो गया।
लाल टोपी वालों से बचो, ये माफिया है, समाजवादियों ये गुंडे से हैं, चैलेंज ना ये आतंकवादी है, हिजबुल्लाह के लोग हैं, ISI के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, ISI के लोग हैं। मालूम है मैं कि जो अडानी आराम से, आराम से। हमें ना बताइए। हाँ। आपने कहा कि हम लोग मतलब बांटने वाले पीडीए के लोग हैं। बिल्कुल है। इसी पीडीए के बिल्कुल दम पर बांटा योगी आपने। आदित्यनाथ है, बिल्कुल बांटा आपने। मुख्यमंत्री यादव जी, नरेंद्र मुलायम मोदी सिंह भी। यादव ने बांटा। कोई हैसियत मुसलमान नहीं है। यादव को किया, गिनती सबको के बांटा। 5% आप भी लोगों नहीं ने हो। किया है। RSS की बिल्कुल विचारधारा वाले किया। 5% जात की हो राजनीति गया। समाजवादी पार्टी ओके, करती आसिम है। से भी ज्यादा नहीं है। जात की राजनीति धन्यवाद, समाजवादी धन्यवाद। पार्टी करती है। धन्यवाद। पीडीए को गाली दोगे? करवाया इसीलिए है। धन्यवाद। आप मनोज हिंदुओं जी, को बांटना हो गया। चाहते हैं। सच बात ये यही है। बताओ, ये टी-शर्ट पीडीए बना इसलिए है। धन्यवाद आप हिंदुओं को मिश्रा जी बांटना के, आप चाहते हैं। माइक बंद कर दूंगा, आप शांत हो जाओ। ये आप टी-शर्ट क्यों पहनने लगे? क्या पहने बताइए आप मतलब- ड्रेस कोड डिसाइड कर दीजिए। नहीं, ये क्यों आपने अपना बदल लिया? क्या राहुल गांधी से कोई प्रेरणा ली है? नहीं सर, राहुल गांधी देश के नेता तो हैं। तो आपने अपना ड्रेस क्यों बदल लिया? नहीं नहीं सर, बात वो नहीं हो रही बदलने की। मसला ये है कि टी शर्ट पहनना अगर गुनाह है तो बताइए। नहीं, मतलब आप क्यों पहन रहे हो, ये थोड़ा सा अचरज की बात है, क्योंकि मैं 8-10 डिबेट में देख चुका हूँ। पहले तो आप कुर्ता और सदरी उदरी टाइट पहन के आते थे, अब इन दिनों आपको मैं देख रहा हूँ टी शर्ट पे आ गए हो। कोई बात है, किसी से प्रेरित हो? नहीं नहीं सर, व्यक्ति की पहचान व्यक्तित्व से होती है, चेहरे से होती है, सोच से होती है, जबान से होती है, कपड़ों से नहीं होती है सर। अरे अभी तो देख रहे हो कैसा कैसा चल रहा है। होने दीजिए सर। देखिए, बात फैक्ट्स की होना चाहिए। चैनल्स के ऊपर जब हम लोग बैठे हैं, कमरे में बैठकर कुछ भी अनाप शनाप ऊल जुलूल बोलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम चैनल्स पे बैठे हैं तो करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उन तक फैक्ट्स पहुंचना चाहिए। फैक्ट क्या है? फैक्ट सर बहुत बीजेपी का क्या है? बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स हैं। अभी देखिए, अभी इस चैनल में डिबेट पर एक बात आई कि 8 लाख विस्थापित हो गए कश्मीर में पंडित। मैं कह रहा हूं अगर एक भी विस्थापित हो गया तो वो हमारे देश पर कलंक है, ऐसा सरकार पे कलंक है, कश्मीर के लोगों पे कलंक है। अगर एक भी विस्थापित हुआ डर से, एक नहीं 8 लाख हुए। सुनिए सर, अभी भी दिल्ली के सुन कैंपों तो में, लीजिए आप। और उस समय भी सरकार कांग्रेस की और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, तब भगाए गए वहां से। मुलायम एक सिंह ने भी- भगाया? एक बिल्कुल रक्षा मंत्री थे, इन्होंने खाली करवाया मुसलमानों को खुश करने के लिए। ठीक। ये हाँ, महबूबा बोलें। मुफ्ती और मुफ्ती अब मोहम्मद एक सईद सेकंड के आप साथ ये सबर लोग थे। करोगे? आप बोलने दो। हाँ बोलो। मैंने कहा ना, एक भी अगर हुए तो मैं विरोध करता हूं सर। एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अलेक्जेंडर इवांस, जिन्होंने 1990 के विस्थापन के बाद एक किताब लिखी कश्मीरी पंडितों पर विस्थापन पर, उनकी किताब में जो आंकड़ा है वो है 1,60,000। ओके। और नॉर्वेजियन जो रिफ्यूजी काउंसिल है, उनका जो आंकड़ा है वो 2,50,000 या 2,60,000 है। ये दोनों बहुत बड़े मतलब आंकड़े मैंने दिए हैं आपको, और वो भी 8 लाख तक नहीं पहुंचे। तो क्या कहना है, मतलब आपका ओपिनियन? कहना ये है, मेरा कहना ये है कि अगर एक भी हुआ तो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 11वां चल रहा है सर। उस विस्थापित जो लोग थे पंडित, उनके लिए क्या किया गया? उनको रिहेबिलिटेट क्यों नहीं किया गया? उनको क्या वापस कश्मीर नहीं बसाना चाहिए? कांग्रेस की सरकारें मैं मानता हूं सब खराब थी, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री खराब थे, देवगौड़ा खराब थे, गुजराल खराब थे, सब देश के दुश्मन थे। मोदी जी तो देश के दोस्त अब थे। हो रहा है, अब सारे कश्मीरी पंडितों बताइए मुझे 10 साल में, पीओके भी ब्रजेश जी 10 साल में पीओके नहीं, ये अभी यहाँ की बात कर रहे मेरी हैं। बात सुनिए, जो सर, मुझे मुसलमान बोलने तो कश्मीर दीजिए। का पीओके चला गया था, इनको कंप्लीट उसको कर भी लो। बुला के उसकी आपको जमीन दी कंप्लीट जा रही कर है। रहे हैं, और कश्मीरी आप पंडितों एक की भी वापस सेकंड, जमीन आप की थोड़ा जा सा रही है। कोऑपरेट करें। नहीं, हाँ, भाई आप बात कंप्लीट समझिएगा। 10 साल में मुझे बताइए कि 10 ब्राह्मणों को भी, कश्मीरी ब्राह्मणों को अगर रिहेबिलिटेट कश्मीर में किया गया हो तो मैं मूंछ मुड़ा लूंगा। बताइए कहाँ, बताइए मुझे 10 नाम दीजिए जिनको रिहेबिलिटेट किया गया, वापस से कश्मीर भेजा गया। ऑलराइट, तमजीद। और सुन लीजिए, बना दीजिए प्रधानमंत्री, मुझे बना दीजिए। ओके, सर, तमजीद अहमद 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जितने विस्थापित हैं वापस रिहेबिलिटेट किए हिंदुओं जाएंगे। को। सर बिल्कुल किए जाएंगे, क्यों नहीं ओके। किए जाएंगे? सर बनाइए मुझे प्रधानमंत्री, बनाइए। अच्छा, 3 महीने के अंदर अगर बांग्लादेश पे अटैक करके
अपने हिंदू भाइयों को अरे नहीं सर, हम पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करते। अरे सर से जवाब ओके, तंजीद अरे सर क्या बात कर रहे हैं? टाइम नहीं बचा सर। अरे सर मैं मुसलमानों की बात क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बनाइए मुझे प्रधान। अटैक कहीं नहीं अगर करना। पाकिस्तान को सीधा ना ना कर रे, दिया, कैसी बात कर रहे अरे सर, हो? पड़ोसी देश हम अटैक थोड़ी करेंगे। मतलब हम हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं, मुझे बनाएंगे बैठ के पाकिस्तान को सीधा कर रहे हैं, ऐसे दिल से ये पाकिस्तान के साथ है। अरे अटैक करने में तो रोकना पड़ा ही नहीं। अरे सर जितने करने में फर्क होता है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनें, MRI सब बंद कर देना चाहिए। इनका देखिए कितना जबरदस्त आंख लगाना चाहिए, एक आंख से बता सकते हैं दिल में क्या है। वाह, अच्छा। हाँ ये तो है ही है। अरे आप उस पार्टी से जिसने कहा था ओके, तंजीद अहमद साहब एक सेकंड रुक जाओ सर। ओके, क्या माहौल में वाकई में खराब हो रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होता है? नहीं, हमें नहीं प्रतीत हो रहा है ब्रजेश भाई। माहौल हम लोगों को साफ दिख रहा है कि लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोल दी है ब्रजेश भाई। ये कितना भी खराब करने का प्रयास करे ब्रजेश भाई, एक चीज मैं समझिए, योगी जी का ये कोई बयान थोड़ी सी नया नहीं मोहब्बत है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ आप सब में बीच में बोल रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे रुक जाओ, आप बीच में ना बोलो सर। आपको क्या हो गया आज? अरे क्या हो गया, रुको तो। अच्छा रुको, सिर्फ तंजीद अहमद बोलेंगे, आप सिर्फ उनकी आवाज जाएगी। बोलिए आप सर, आप बोलिए, आप कंटिन्यू रहिए सर। धन्यवाद, धन्यवाद मिश्रा जी, मिश्रा जी धन्यवाद। इनकी सिर्फ तंजीद अहमद बोलिए, बोलिए सर। इनको तकलीफ होना लाजमी है, इनको तकलीफ होना लाजमी है। जहाँ जहाँ हाँ सर, एक सेकंड। जैसे जैसे राहुल गांधी, अरे आपको क्या हो गया आज? तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो मोहब्बत बात समझिए। आप 10 सेकंड रुक जाओ, आप रुको। हाँ बोलो, आप अपनी बात कंप्लीट करो सर, 10 सेकंड बचा योगी जी देंगे का ये कोई बयान नया नहीं है ब्रजेश भाई। अमूमन हर हफ्ते इस तरह के वो बयान दे देते हैं, लेकिन अब ये बयान अब घिसा पिटा हो चुका है। अब ये कैसेट अब चल नहीं रही जनता के बीच में जी। जितना ये बयान देंगे, लोग ये पूछ रहे हैं कि जो किसानों के रास्ते में जो कीलें ठोक दी थी वो कौन था, हिंदू थे कितने, उसमें मुसलमान कितने थे, जंतर मंतर में जिन बेटियों को पीटा गया वो कौन थे, ये सवाल खड़े हो जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि जिन नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वो किसके लिए? थैंक यू। थोड़ा सा वक्त का अभाव है, किसी दिन विस्तृत चर्चा इस विषय पे करेंगे। मैं अगला 20 सेकंड मतीन खान को। मतीन भाई, ये अरे सुन तो लीजिए सर, सवाल तो कर लेने दीजिए। ये भाई ने कपड़े बदल लिए हैं, टी शर्ट पे आ गए हैं, क्या है राज इसका? देखिए, ये मोहब्बत की दुकान वाले सारे लोग हैं और नफरत के बाजार को खत्म करना चाहते हैं। और जिस तरह से भाजपा आज मौजूदा वक्त में इस बात को लेकर के आ रही है कि साहब हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, इसको पूरी तरह से देश की जनता ने नकार दिया है। धन्यवाद। ये बात इनकी एजेंसीज है जिसके जरिए जिनको पता चल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट यहीं पे रोकनी पड़ रही है। आप सबका शुक्रिया, फिर किसी दिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।